न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी की। कई बड़े अहम फैसले भी लिए गए। चीन ने आपत्ति भी जताई। G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, लेकिन चीन की इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री की कूटनीतिक रणनीति कामयाब हुई और यहाँ तमाम फॉरेन मीडिया में चर्चा और प्रशंसा की गई। लेकिन ये जो थीम है G20 शिखर सम्मेलन का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस पर अपनी सोच को, अपनी नाराजगी कह लीजिए या अपनी बात कह लीजिए, इन सब का इजहार करने के लिए अपने घर परिवार के एक सदस्य ने चुना अंतर्राष्ट्रीय मंच को अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप समझिए होंगे, मैं बात कर रही हूं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो INDIA के अहम कर्ता धर्ता है। आखिर ऐसा क्या है कि जब उनका अपना देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा हो, तो उसी वक्त राहुल गांधी निकल पड़ते हैं यूरोप दौरे पर। ब्रसल, पेरिस, नीदरलैंड्स, और वहां जाकर इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं वहां के प्रोफेशनल से, वहां के स्टूडेंट से, और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो एक बार फिर से उनको खबर में ला देती है, जबकि उनका देश ऑलरेडी खबर में बना होता है अपनी कामयाबी, अपनी प्रशंसा, अपनी मेजबानी के लिए G20 शिखर सम्मेलन की। उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा कहा कि वो बन गया आज का कड़क खबर। इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और NokingNews.com के फाउंडर गिरिजेश वशिष्ठ जी। गिरिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे अवसर दिया मुझे अपनी बात कहने का। शुक्रिया सर। गिरिजेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, सवाल यही है कि ये क्या टाइमिंग थी। जाहिर है सबका ध्यान इसी पे जा रहा है कि जब ऑलरेडी एक इतना बड़ा मेजबानी हो रही हो, अंतर्राष्ट्रीय तमाम दुनिया की नजरें, मीडिया की नजरें हम पर टिकी हो, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हो रही है और उसमें कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। उसी समय राहुल गांधी ने क्यों चुना अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मीडिया तक एक खबर बनने के लिए? दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तारीफ हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। धरातल पे तो कुछ और है। जो भारत का मीडिया है उसको अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मान के चल रही हैं तो बात अलग है। 29 देशों की कला और संस्कृति की चीजें वहां प्रदर्शित की गई थी। किसी का ने मैरी क्यूरी रखा था, किसी ने कुछ रखा था, सबका जो है वो यहाँ पे सजाया गया था। किसी मीडिया पे आपने देखा वो योगा वाली फोटो के अलावा, कोणार्क के अलावा? और फिर आप उसके बाद में पूरे समय खड़े होके चार चापलूस चार विंडो में चिल्लाते हैं भारत का झंडा बुलंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी को पेरिस में जाके क्यों बोलना पड़ता है? हमारे देश का मीडिया राहुल गांधी को जब वो बोलता है तो जगह क्यों नहीं देता है? और पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स के साथ कोई एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं उसने वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो। अब वो एकेडमिक डिस्कशन इतना 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 गहरा है, उसमें इतनी विद्वता है कि वो भारत में। नहीं, आपको क्या लगता है ये टाइमिंग ठीक थी? इसमें खराबी क्या थी? G20 अगर हो रहा है तो एक 20 देशों का सम्मेलन हो रहा है एक जगह पे, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो तो आपको बताने तक को तैयार नहीं है कि बंद कमरे में उन्होंने क्या बात की, और आप उसको गौरव का क्षण बता रहे हैं। कहां से पता चल गया वो गौरव का क्षण है? हमेशा डिप्लोमेसी में बंद कमरे में दो देश अगर बात कर रहे होते हैं, चार देश बात कर रहे होते हैं, चूतम पैजार भी होती है, तो बाहर आके जो स्टेटमेंट आता है, ये डिप्लोमेसी की भाषा है, उसमें एक विन विन सिचुएशन होती है। सब जीत गए, कोई नहीं हारा। तो क्या बीइंग ए मीडिया पर्सन हमको और आपको ये पता नहीं लगाना चाहिए अंदर क्या हुआ? यहां से जाते वियतनाम में तो बाइडेन ने कुछ और बोल दिया। बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में जो साइडलाइन पे बातचीत हुई थी मेरी G20 के, उसमें मैंने मोदी जी से कहा कि ह्यूमन राइट के मसले, प्रेस की आज़ादी के मसले, इन सारे मसलों को मैंने मोदी जी के साथ उठाया है भारत में।
तो जहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ में बहुत सारा तरह तरह की आप देखिए, आदमी नमाज पढ़ रहा है मैदान में जाके, 4 लोग जाते हैं, लट्ठी लेके उठा देते हैं, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है। इवन घर में नमाज पढ़ रहा है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। मीडिया, एक यूट्यूबर जो है वो मिड डे मील में नमक और रोटी मिल रही है ये सवाल उठाता है तो उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि वो जमानत भी ना ले सके। एक आदमी वहां दक्षिण भारत से कवर करने जा रहा है अलीगढ़ का रेप केस, उसको मथुरा में अरेस्ट कर लेते हो, आप छोड़ते ही नहीं हो, उसके ऊपर पता नहीं कितनी धारा लगा देते हो। और तो ये ये सब तमाम सवाल पेरिस में स्टूडेंट्स ने सामने रखा भी था। फिर तो उसका जवाब उन्होंने दिया। तो इसमें राहुल गांधी जी। ने वहां जाके क्या ऐसा कर दिया कि उन्होंने जो है भारत का मस्तक नीचे कर दिया। आप बुरे काम करो, कोई कुछ बोले तो बोले इसमें मस्तक नीचा कर रहा है हमारा। चलिए इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। राहुल गांधी ने वहां पर सवाल, जाहिर है बच्चे पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के वहां पर स्टूडेंट्स हैं पेरिस की यूनिवर्सिटी साइंसेस PO में। तो उन्होंने एक सवाल का ऐसे ही जवाब दिया कि क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो बौखला गई है, थोड़ा इरिटेट हो गई है उनके अपने अलायंस INDIA के नाम पर, और इसीलिए वो नाम बदलकर भारत रखना चाह रही है। जी एट द सेम टाइम पश्चिम बंगाल के जो एक वरिष्ठ सांसद हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि नाम बदला जाएगा, जिसको भारत नाम रखा जाएगा, और जिसको भी आपत्ति है वो देश छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र है। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? अब आप ही सोचिए, वो दिलीप घोष जो है उनको पता ही नहीं है, वो पता नहीं स्कूल में किताबों में क्या पढ़े हैं, संविधान उन्होंने कितना पढ़ा है। उनको पता नहीं है कि जिस दिन से ये देश आज़ाद हुआ है और नया संविधान आया है उस दिन से ये भारत है, इसका नाम भारत है। और यहाँ पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सरकार को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे मसला दूसरा है। एक गठबंधन बनता है, वो देश के नाम पे INDIA अपने गठबंधन का नाम रख लेता है। उस गठबंधन की प्रतिक्रिया में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इंडिया की जगह अपने ट्विटर प्रोफाइल पे भारत कर देता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि भैया इतना डर गए हो क्या। कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी पार्टी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच में, भाई आपका राजनीतिक झगड़ा है, आप कितना चटनी बनानी है बनाओ, सब नेता एक दूसरे की बनाते हैं। आप देश के राष्ट्रपति के उसमें आमंत्रण में जो है वो नाम बदल के प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर देते हो यार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति तो जन्म जन्मांतर से लिखा जाता रहा है। मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो हमारा नोट होता था पुराना नोटबंदी से पहले, उसमें ऊपर लिखा होता था भारतीय रिजर्व बैंक, उसके नीचे लिखा होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद जो नोट बनाया उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक साथ साथ आ गए। आपने इंडिया को तो अपग्रेड कर दिया, 50 योजनाएं आपने इंडिया के नाम पे चलाई हुई हैं। मेरे को ये बयान जो है नेता दे तो अच्छा लगता है, मेरा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपने एक पॉलिटिकल रिवेंज के लिए, पॉलिटिकल अकाउंट सेटल करने के लिए उन्होंने एक ऐसा नाम रख लिया जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या देश के असेट्स के साथ खेलेंगे, देश के संविधान के साथ खेलेंगे, राष्ट्रपति वहां पे इन सब चीजों से खेलेंगे? अरे भारत नाम तो युग युग से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब से भारत ऐसी कोई जगह बता दीजिए, लोग कह रहे हैं एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, IIT इंडियन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जहां इंडिया इस्तेमाल हो रहा है भारत साथ में इस्तेमाल हो रहा है भाई। ये लेकिन कम से कम देश के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, ये आपत्तिजनक है। और अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं उस पर तो उनको कहना चाहिए, कम से कम उनका हक बनता है क्योंकि वो विपक्ष में है। विजय जी, कुछ दिन पहले जब ये सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने वाला जो विवाद है ना, बयान ये जब उठा था स्टालिन के बेटे का, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बल्कि ललकारा था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी, और कहा था कि ये लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये लोग चुनावी हिंदू हैं। अब क्या, जब पेरिस में सवाल उठता है इस पर, तो बीजेपी के स्टाइल ऑफ वर्किंग, फंक्शनिंग पर, उनके पॉलिटिकल थॉट पर, तो राहुल गांधी जवाब देते हैं कि मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ा है और तमाम हिंदू किताबें पढ़ी हैं, और उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि आप बीजेपी में, उनकी फंक्शनिंग में, उनकी पॉलिटिकल थॉट में कहीं से लिंक करता हुआ देख सके। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या रविशंकर के इस बयान को, इस ललकारने को राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच को सही चुना उसका जवाब देने के लिए? रविशंकर प्रसाद के ललकारने पे राहुल गांधी कोई नीति बनाते होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं पूछ रही।
बात वो नहीं है, और वो बहुत उग्र है, उग्र तरीके से बात करते हैं, इसलिए वो टीवी स्क्रीन पे रहते हैं। अगर वो सामान्य तरीके से अपनी बात कहें तो कोई उनको बुलाए भी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा वो ये कह रहे हैं कि सनातन को नष्ट करने वाली बात है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि उदयनिधि स्टालिन ने जो मसला इस देश के सामने उठाया पहले बयान में, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, जिस दिन उनका बयान आया 2 घंटे के अंदर मैंने वीडियो बनाया था। आज पूरी पॉलिटिक्स उसी डायरेक्शन में जा रही है, 5-6 बना चुके। भारत में एक बात बताइए आप, भारत में अगर एक विकृति है, और विकृति एक ऐसी संस्था में है जिसको भारत में बहुमत लोग मानते हैं, उस विकृति को दूर करने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत में बहुजन के साथ अन्याय की अगर बात हो रही है, उदयनिधि ने उठाया, बहस कीजिए। आप बोलिए नहीं हमारे यहाँ सम्मानित दलितों को आए ना, टॉपिक पे बात करें ना। फिर ये इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये एक वाट अबाउटरी बहुत करते हैं। भाई अगर तुम्हारी जुबान बंद है क्या? तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? अगर उसने उदयनिधि ने कुछ कहा है तो भैया आप बोलो ना। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? फूफा का तिलक क्यों नहीं किया? चाचा का तिलक क्यों नहीं है? बारात में जाके फेल क्यों रहे भाई? अगर रविशंकर प्रसाद जी लॉजिकल बात करना चाहते हैं तो ये बोलें कि भैया उसने जो बातें कही हैं वो सिरे से गलत हैं। और वो जो सवाल उठा रहा है, कमल हासन ने यही तो कहा कि कभी उसके सर पे नाम रख रहे हो, कभी कुछ रख रहे हो, उसकी जगह भैया एक काम करो, सामने आ जाओ और जो उसने मुद्दे उठाए उस पर डिस्कस करो। अगर वो बकवास कर रहा है तो उसको खारिज करो। कोई भेदभाव नहीं हमारे समाज में, दलितों को हम सर पे बिठाते हैं, महिलाएं हमारे यहाँ बहुत सम्मान के साथ रहती हैं इस देश में। तब तो आप जो है दलितों के पैर छू के पैर धो के दिखा दोगे कहीं पे उनके साथ खाना खा लोगे घर में जाके, और उसके बाद में सोचोगे कि आपने जो है वो समानता ला दी है। आरक्षण वाले मेरे ख्याल से 44 केंद्र सरकार के अंदर ही 44,000 पोस्ट खाली पड़ी, 44 लाख या हजार में से कोई एक फिगर खाली पड़ी हुई है, भरी नहीं रही हैं। तो भैया कोई तो बात उठाएगा ना, दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, राहुल गांधी फर्क क्यों है उदयनिधि के साथ में? 2 नीतियां हैं। उदयनिधि जिस विरासत को संभालते हैं, करुणानिधि की विरासत है, बल्कि पेरियार की विरासत है। पेरियार जो है वो हर तरह से हिंदू धर्म को कंडेम करते थे, क्योंकि ये जो बुराइयां हैं, खासतौर से वर्ण भेद जो है, हाँ, पीड़न जाति और धर्म के नाम पे, इन सारी चीजों को लेकर वो बहुजन के साथ खड़े रहते थे। करुणानिधि उनसे 4 कदम आगे थे। और उन्होंने तो भगवान राम के बारे में जो जो कहा है, पता नहीं, उसको तो शीश लगाया, अटल जी ने तो सिर पे बिठाया उनको, उनके साथ 2009 में गठबंधन किया। तो आप मुझे ये बताइए कि अटल जी गठबंधन कर रहे हैं, करुणानिधि के निधन पे मोदी जी पैर छूने जा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे कि करुणानिधि ने भगवान राम के बारे में क्या क्या कहा था। पियक्कड़ कहा था उन्हें, कविता लिखी थी इस पे बाकायदा। और करुणानिधि ने यह भी कहा था ये कहाँ के इंजीनियर है जो ये पुल बना देंगे, जो रामेश्वरम वाला जो पुल था, ये कहा था करुणानिधि ने। तो उन करुणानिधि के साथ तो आपकी बहुत पट रही थी, उनको सिर पे बिठा रहे थे। आज वो इंडिया गठबंधन में है तो आपने देखा कि उसकी आइडियोलॉजी के उसके बेटा एक जवाब दिया, मौका देख के उठा लिया और खेलना शुरू कर दिया। अब आते हैं कांग्रेस पे। देखिए कांग्रेस और करुणानिधि की पार्टी में जो आइडियोलॉजिकल, वो है धर्मनिरपेक्ष, वो है नास्तिक, वो किसी धर्म को मानते ही नहीं। वो खुल के किसी धर्म के खत्म करने की बात कह सकते हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म संभाव है। ये सारे धर्मों को साथ लेके चलना चाहती है, तो ये हिंदू धर्म को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती है। राहुल गांधी का स्टैंड अलग है, उदयनिधि का स्टैंड अलग है, दोनों लोग गठबंधन में बात अलग है। जैसे कि आपका स्टैंड अलग था भगवान राम पे, करुणानिधि का अलग था, आप गठबंधन में थे ना। तो ये जो है ओवर सिंप्लीफिकेशन करके नेता लोग खेलते हैं, ये उनको जो भी है, लेकिन ये कम से कम बेसिक लॉजिक भी अगर आप अप्लाई करें तो कोई बहुत समझदारी की बात उन्होंने भी नहीं की थी। राहुल गांधी ने उसका जो उत्तर दिया है वो उत्तर अपने आप है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कल कहा वो उदयनिधि का एक्सटेंशन है। उदयनिधि ने एक एवेन्यू खोला है। भारत में जो हिंदूवाद की राजनीति हो रही थी उसका तोड़ एक ही था कि हिंदुओं के अंदर ही इस हिंदूवाद से जो लोग डिफर करते हैं, जिनके मतभेद हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजनवादी हैं, उनके आंखें खोली जाए कि भैया ये जो आप चाह रहे हो बस्तियां जलाने इनके साथ में, ये दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, ये तो आपके सर पे भी डांस करते हैं। वो जागरण का काम उदयनिधि ने शुरू कर दिया और वही काम
अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन करेगा। और कल राहुल गांधी ने 3 दफा जाति उत्पीड़न का जिक्र किया है। कल राहुल गांधी ने अपने उस एक इंटरेक्शन में बार बार कहा है कि अगर इसको खत्म करना, उनसे पूछा खत्म कैसे करोगे, बोले मोदी जी चाहे तो कल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां जो जाके लठ चला रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, उसको पता है कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है, इसके जरिए भारत में दलित विमर्श की राजनीति, बहुजन की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति फिर से जिंदा हो गई है। और ये 2024 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। हो सकता है 24 में बीजेपी को अपना हिंदुत्व कार्ड छोड़ के दलित अपीजमेंट में लगना पड़े, जिस तरह से वो प्रतीकात्मक तरीके से करते हैं। संघ के कार्यकर्ता घर घर जाके भोजन करें, ये करें, वो सब। जी, और सोशल मीडिया पे देखिए ना, ट्रोल भी होता है। तो एक फोटो निकली है जिसमें कि राहुल गांधी चंपक बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भी वहां पर बातें हो रही हैं, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवत गीता और उपनिषद और तमाम हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बुक्स को पढ़ी है। खैर, ये तो सोशल मीडिया है, उसमें सबको आजादी है वो अपनी बातें कहें। एक बार फिर से लौटते हैं G20 शिखर सम्मेलन में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी चर्चा का विषय बनी थी। और उन्होंने जब बाद में संबोधन में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि उनकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खालिस्तान को लेकर हुई, और उन्होंने उस पर भी कहा कि his country will always defend freedom of peaceful protest, but at the same time asserted that it will always prevent violence and push back against hatred. और एक मुट्ठी भर लोगों की जो का एक्शन है वो पूरे कनाडा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो वहीं पर देखिए कि पेरिस में जब सवाल उठता है इस पर कि किस तरह से आरएसएस बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज को, तो राहुल गांधी ने इस बात पर जोर भी दिया कि और ऑल्सो सिख कम्युनिटी। तो यानी कि सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटीज हो, इन सब की आवाज को दबाने का जो एक सवाल है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठ रहा है। नहीं, लेकिन इसमें एक फर्क है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो है वो दूसरा काम कर रहे हैं। वो अपने आप जी। के जो सपोर्ट हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका अपीजमेंट है। लेकिन विरोध का मतलब क्या होता है? अगर भारत और पाकिस्तान मित्र देश हैं, हमारी जो उसके साथ में व्यवस्था है उसके हिसाब से हम पाकिस्तान का झंडा नहीं जला सकते प्रोटेस्ट के दौरान। भारत सरकार आपको रोकेगी। आप पाकिस्तान का झंडा जला रहे होंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। अगर आप एक दूसरे के दोस्त हैं या किसी भी दूसरे देश के नेशनल सिंबल्स को और उस तरह से उन चीजों के ऊपर अगर अटैक होता है, आप एम्बेसीज के खिलाफ हमले हो रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये उससे कुछ अलग है। बात यह है कि वो जो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहने के लिए तरीका अपना रहे हैं। तो जब वो जिस देश में बात उठा रहे हैं वहां ट्रूडो तो उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, बोलने का मौका दे रहा है ना, तो आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? इसको तो समझना पड़ेगा ना। एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है किसी देश का, बिल्कुल जायज मांग भी हो सकती है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ट्रूडो के देश में ये प्रदर्शनकारियों के स्तर पे कमी नहीं है, ये एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र का अपने देश में अपमान करा रहा है, उसके नेशनल सिंबल्स में हमला हो रहा है, और आप जो है उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपको वोट लेने। वो कितनी भी सफाई दे, ये गलत था। सिखों के साथ जो हो रहा है, सिखों की जो जायज हैं नाजायज मांगे हैं, उस पर बात होनी चाहिए, देश में हमेशा से होती रही है। लेकिन एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो उसकी रेमेडी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये भी बहस का विषय हो सकता है। पर आप ये नहीं कर सकते ना कल के दिन हम यहाँ पे ट्रूडो कनाडा का झंडा गली गली जलाना शुरू कर दें। तो ये तो इससे क्या हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये किसी की भी नेशनल इंटीग्रिटी पे हमला है, जिसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ब्रिजेश जी, पेरिस में स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ पर सवाल किया गया कि अगर मान लीजिए आप राहुल गांधी से पूछा कि 2024 में अगर आप जीतते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ के लिए आप क्या करेंगे, और वहां पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र किया और ये भी कहा कि जीएसटी और जो डीमोनेटाइजेशन है वो एक्चुअली स्मॉल स्केल जो बिजनेस है उन पर एक असॉल्ट है। और यहाँ पर देखिए, जब G20 शिखर सम्मेलन का जो डिनर होता है उसमें पहले एक खबर आती है कि
बिजनेस लीडर्स भी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर उसी का फौरन ही ये खंडन आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अडानी अंबानी इन सबको बुलाया जा रहा हो। तो इनको आप क्या जोड़कर देखेंगे, कुछ कहना होगा? नहीं, ये बहुत बेसिकली एक फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट है। वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, जिस बात को ऐसे पॉलिटिकल से डिस्कोर्स से देखने के बजाय देश की नीति क्या हो, दिशा क्या हो, उस पर वो बात कर रहे हैं। देश में आप कैसा आर्थिक विकास चाहते हैं, इस मसले को उन्होंने छुआ है। वो ये कह रहे हैं कि दो थ्योरी, एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे इस तरह की चर्चा करता रहता हूँ, समानता वाली बातों की जी। और इस तरह की चीज़ों की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या हो। एक तरीका यह है कि जिसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, कि बहुत शैंपेन के गिलास ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऊपर एक गिलास है और कहते हैं कि इसमें जितना शैंपेन डालोगे वो आखिर में नीचे नीचे आता जाएगा, बूंद बूंद करके, और सबको मिल जाएगा। इसलिए जो पूंजीपति है या पूंजीपति लोग हैं, उनका घर भरो। वो कारोबार करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी। ये एक कैपिटलिज्म की परिभाषा है। लेकिन हमारा अनुभव है कि हमने जो क्रोनी कैपिटलिज्म अपनाया, उससे आपने सारा ऊपर भर दिया और ऊपर वाला कब बड़ा होता चला गया, नीचे कुछ आने नहीं दे रहा है वो। तो इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट ये है कि पेड़ की जड़ों में पानी डालो और वो पूरे पेड़ को मिले। गांव में जो रहता है, किसान रहता है, झुग्गी में आदमी रहता है, ये सब लोग अपनी कमाई का 80% 90% तक टैक्स दे रहे हैं। हम लोग इनकम टैक्स वाले अपने आप को टैक्स पेयर समझते हैं। 80% 90% वो अपनी कमाई का 60% टैक्स दे रहा है। वो पूरी की पूरी कमाई खर्च करता है और उस कमाई पे 28% तो जीएसटी चला जाता है, 18% 28%। उसके बाद में उसके दूसरे तरह के टैक्स हैं, फिर वो जहाँ जिससे खरीद रहा है कॉर्पोरेट टैक्स है, बहुत चीज़ें उसमें। तो वो जो उसमें ऑक्ट्रॉय भी लग रहा है। एक एक जो टोल वाला आपका जो बैरियर है, उसको पार करते हैं आप किसी एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे, तो 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं बड़े ट्रक वालों से। उसका पैसा भी वही दे रहा है जो माचिस, बीड़ी, साबुन खरीद रहा है। उसके 50 निकलती थी माचिस में, अब 35 हो गई है। शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, ये श्रृंखलेशन, ये श्रृंखलेशन है। चीज़ों की मात्रा कम होती जा रही है, दाम वही है। तो उस आदमी के पास में अगर आप पैसा दोगे, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा बाजार को दे रहा है, जो पैसा उद्योगपति को दे रहा है, जो कुछ भी खरीदेगा तो उद्योगपति के पास जाएगा। अगर उस आदमी का अपना मकान बनेगा तो भी पैसा जाएगा। तो क्यों ना हम उस रूट से पैसा डालें ताकि वो सबके हाथ से लगता हुआ जाए और ऊपर भी पहुंचे, और ऊपर वाले को भी जब उसका, भाई आप अगर एक उद्योगपति, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा माल बिके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सरकार कह रही है माल बिके ना बिके भाई, सब्सिडी पे जमीन ले ले, सब्सिडी पे प्लॉट ले ले। अभी ये जो हमारे यहाँ हम लोग चिप का कारखाना लगाने वाले थे फॉक्सकॉन के साथ में वेदांता, क्यों भाग गया? वो इसलिए भाग गया कि वो पूरा कारखाना, सस्ती जमीन, सब कुछ देने के बाद कह रहा था कि कारोबार के लिए भी सरकार पैसे दे रहे हैं। तो देश के लोगों का पैसा लुटाने के लिए थोड़ी है। तो जो ऐसी, अब ये जो गोंडा वाला झारखंड वाला प्रोजेक्ट था जिसमें बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है, अडानी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आपने एसईजेड घोषित कर दिया। एक कारखाने के लिए कोई एसईजेड होता है क्या? किस लिए कर दिया? टैक्स रिबेट। तो जो पूरा जो पैसा अगर टैक्स लोगे आप उद्योगपति से, तब वो जन कल्याण में खर्च होगा, आम आदमी के पास जाएगा तो ऊपर जाएगा। आप उद्योगपति से लेते नहीं हो, आम आदमी से लेते हो, उधर दे रहे हो। तो इस तरह से गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने अडानी की बात जब मैंने करी तो वहां पर उन्होंने ये भी बोला था कि ये भारत का पूरा जो मसला है नाम और बदलने का, ये तभी उठाया गया जब उन्हें अडानी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अडानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो ज्यादा कह रहे हैं राहुल गांधी। अडानी का इसमें मसला ज्यादा नहीं था, मसला ये था लोगों कि का ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान अडानी से हटाने के लिए ये भारत का जो मसला है, इश्यू है, इसको उठाया गया, हवा दी गई। टाइमिंग हो सकती है, ये टाइमिंग हो सकती है, और वो बहुत स्वाभाविक है। और बीजेपी की स्टाइल भी है काम करने की, कि जब कोई बड़ी खबर बीच में आती है तो इसको ढकने के लिए दूसरी खबर कर देते हैं। तो ऐसा उनके साथ में कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है, देखिए मैं आपको कुछ आंकड़ा मैंने अभी ऑक्सफैम का निकाला है, जी। और इसमें जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि भारत में एक न्यूनतम वेतन वाला आदमी और जो टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनी का, अगर न्यूनतम वेतन वाला आदमी 296 साल तक काम करेगा तब वो टॉप एग्जीक्यूटिव के बराबर कमा पाएगा।
296 साल। ये हमारे देश की दशा है। गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इनइक्वालिटी वाला इंडेक्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। तो जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं ना, वो इन आर्थिक नीतियों की बात कर रहा है कि भैया आप देश की जो आर्थिक नीतियां बना रहे हो, ये ऐसी मत बनाओ। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब 2019 के चुनाव में अपना घोषणा पत्र बनाया था, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम 72,000 रुपए हर परिवार को सालाना देंगे, है ना। जहाँ हाँ, पे जैसे बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो उसमें जुड़े थे। और उसका मतलब जानते हैं आप, 72,000 रुपए सालाना इस देश के आम आदमी के पास जाने का मतलब बाजार लहला जाता है आपका। आज दुकानदार दुकान खोल के बैठता है, कहता है धंधा ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। मेरे सामने एक दिन एक ब्रेड सप्लाई करने वाला दूसरे वाले से बात कर रहा था, कह रहा था 10 पीस बिके हैं बस। क्यों? क्योंकि अंबानी भी ब्रेड बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके आप देश के बहुसंख्य 70, 80, 90% लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। 30% लोगों के पास 70% दौलत है। तो जो राहुल गांधी का फार्मूला है इस बीमारी को दूर करने का तरीका, जो वो कल कह रहा था, अब ये आएंगे सरकार में, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटलिज्म की जितनी बुराई आप देख रहे हो 81 से लेके आज तक, ये फैलाने वाले भी कांग्रेस वाले ही हैं। मोदी जी ने तो इन 9 साल में उसको बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाया, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी को तो वो सपोर्ट करता था। लेकिन जो लोग वेलफेयर स्टेट वाले थे, उन लोगों ने क्या किया? सही बात उन है। लोग और क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो दोबारा आ राहुल जाएंगे गांधी, सरकार में, क्या पता क्या करेंगे राहुल गांधी। हाँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर पे जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन भी अगर पावर में होता तो वो भी रशिया को ही सपोर्ट कर रहा होता, क्योंकि वो हमारा फ्रेंडली नेबरहुड है। लेकिन जी आगे ट्वेंटी का बढ़ते हैं। जी, G20 का डिक्लेरेशन देखिए, हाँ, डिविएट किया हमारी सरकार ने। जो रशिया के साथ में हमारी सरकार कर रही थी G20 पे, हमारी सरकार ने जो है वो बदला है अपना रवैया। जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है उसमें आप पुतिन को कह रहे हो कि आप वहां से अनाज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ब्लैक सी से उसको फ्री करना चाहिए, अनाज के गोदामों में हमला नहीं करना चाहिए। आप ये भी कह रहे हो कि परमाणु हमले की धमकी नहीं दो। अमेरिका अंधाधुंध आर्म्स की सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, इसकी वजह से वो खत्म नहीं हो पा रहा है वो। नाटो उसको लगातार आर्म्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, सिपाही दे रहा है। बिल्कुल। उसके बाद आप शांति हो नहीं पा रही है। और आप क्या कर रहे हो? आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत ने ही तैयार किया है ना, उसमें तो रूस की आलोचना की है आपने। और आइडियल कंडीशन होनी चाहिए कि हमको न्यूट्रल रहना चाहिए। आप हाँ, जिस क्योंकि चाइना कहा कि ना मैं लेफ्ट पे हूँ ना राइट पे, वी आर इन द सेंटर। अगर आप चाइना के साथ जो बिगाड़ रहे हो बार बार रोज रोज, सीमा विवाद अलग हो सकता है, लेकिन बाइडेन के कहने पे जो व्यापारिक संबंध बहुत बढ़िया बने हुए हैं, उनको जो डिस्टर्ब कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हाँ। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी बोला कि चाइना भले ही जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लीड कर रहा है, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से कर रहा है। हमें वो करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक और लोगों को पॉलिटिकल राइट देते हुए। वो उसमें बहुत सारा विवाद है। राहुल गांधी की अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। दुर्भाग्य से जो चीन वाले हैं वो कम्युनिस्ट हैं, और चीन वालों की आवाज़ के लिए दुनिया में मीडिया नहीं। वेस्टर्न मीडिया, और वेस्टर्न मीडिया चाहे बीबीसी हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, कोई भी हो, ये कोई भी कितने निष्पक्ष है आपने यूक्रेन वॉर में देख लिया होगा। क्या क्या नहीं छापा इन्होंने। पुतिन को कैंसर हो गया है, पुतिन का डुप्लीकेट है वहां पे, पुतिन मर चुका है, क्या क्या हाँ, नहीं छापा इन्होंने। सारा प्रोपेगेंडा किया। बीबीसी बहुत निष्पक्ष मीडिया बनता है। जब महारानी मरी तो आपका जो चैनल था 20 दिन का राष्ट्रीय शोक क्यों किया भैया आपने? आपका ट्रस्ट का चैनल, इंडिपेंडेंट चैनल है आप। आपका बीबीसी वर्ल्ड पूरी दुनिया को खबरें देने के लिए है कि शोक धुन बजाने के लिए है? दूरदर्शन तो नहीं है ना जो सरकार चलाती है। तो ये जो लोग हैं ना, ये कभी, ये जो डेमोक्रेसी शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करने वाला एक शब्द है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। ये जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो शुद्ध डेमोक्रेसी नहीं है। चीन के अंदर डेमोक्रेसी मान लीजिए इसलिए नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन एक पार्टी के अंदर कैसे लोग चुन के आते हैं। हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, हमारे यहाँ ईवीएम हो सकता है, हमारे यहाँ भर भर के लोगों को ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी में चुनाव होता है, जहां से नीचे से ऊपर चुन के आदमी जाता है, वहां धांधली की खबर कभी सुनी क्या? ये डिबेट का विषय। हम ये नहीं कह रहे हैं उनका सिस्टम बहुत अच्छा है,
लेकिन उनका सिस्टम खराब बताने के पीछे भी कोई ना कोई एक ओरिएंटेशन है जिसको हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। विजय जी, ब्रसल में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो गांधीवादी सोच और गोडसे सोच के बीच में है, और हिंसा भेदभाव इसी वजह से बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और जो निचली जातियां हैं उन पर हमला हो रहा है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जब कंट्री हेड्स हैं वो सब उनको प्रधानमंत्री स्टोल भी देते हैं, उसके बाद फिर सब जाते हैं राजघाट पर और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो एक तरफ तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम गांधीवादी हैं और हम इज्जत दे रहे हैं, लेकिन वही वहां पर राहुल गांधी जो है उन पर अटैक भी कर रहे हैं कि द वॉर इज आइडियोलॉजिकल वॉर, फाइट इज बिटवीन उसमें थॉट, कहा मुझे तो इसमें कोई गांधीवादी कंफ्लिक्ट और गोडसे जी। इसमें तो कोई कंफ्लिक्ट दिखता नहीं है। एज अ कंट्री, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का जो संविधान है उसके प्रतिनिधि के तौर पे मोदी जी वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बातों पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो वो तो G20 में डिस्कस नहीं हो रही ना। G20 में भारत डिस्कस हो रहा है, बीजेपी भारत तो नहीं है, आरएसएस भारत तो नहीं है। राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी पे बात कर रहा है और ये कर रहे हैं बात देश की, तो देश तो हमेशा एक जैसा रहेगा, देश तो देश की नीतियों से चलेगा। कितना बड़ा जुल्म करने के बाद भी आप संविधान की बात करते हैं ना। आप कुछ भी कर देते हैं, संविधान की बात करने लगते हैं बाद में, वो अलग चीज है। लेकिन मसला ये है कि राहुल गांधी जिस पे अटैक कर रहे हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। डेफिनेटली वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक एक धर्म को कहती है कि ये इस धर्म की जो कल्चर है वो इस देश का कल्चर है, बाकी को इसी को मानना है। और उसके बावजूद इसको भी तो सामने वाले मानने को तैयार है, तो आप उनको चिंदी चिंदी चीजों पे पकड़ लेते हो। वो लूलू माल में चौथे फ्लोर पे जाके एक आदमी अगर नमाज पढ़ लिया तो क्या बिगड़ गया देश का, क्या बिगड़ गया हिंदू का? वहां पे कुछ ताबीज गंडा रख के आ गया क्या? स्टाफ लगा दिया उसने? हर चीज मसला बना देते हो। अभी ये जो चुनाव पास में, वरना ये शाहरुख खान की फिल्म आई है, पहले शाहरुख के साथ क्या क्या नहीं किया था उन्होंने, आमिर खान को क्या क्या नहीं कहा। लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई होती है, पुरस्कार मुझे मिल जाए मैं कितना खुश होऊंगा, लौटा दिया। उसको कहा ये अवार्ड वापसी गैंग है। तो आप कहीं ना कहीं तो आप इन सब चीजों के लिए सामने वाली जो पार्टी है आपके खिलाफ वो मसले तो जी, उठाएगी। शाहरुख खान ने G20 शिखर सम्मेलन की सराहना भी की है वैसे सोशल मीडिया पे। किसने? शाहरुख खान ने। हाँ, ऑब्वियसली भारत में शिखर सम्मेलन हुआ, अच्छे से शिखर सम्मेलन हो गया, सराहना ही जी। करेगा शाहरुख खान। उसको उसकी फिल्म भी चल रही है, चूं चपड़ करके तो देखे, हर घर में एक है, पहुंच जाएगा सिनेमा हॉल का शीशा तोड़ने के लिए। तो राहुल गांधी को तो, उसको शाहरुख खान को तो ये बोलना ही बोलना है ना। आमिर खान ने क्या किया? जब आमिर खान के खिलाफ ज्यादा माहौल बन रहा था तो जाके मोदी जी से मिल के आया ना, फोटो खिंचाया मोदी जी के पास बैठ के। तब लोगों को एक संदेश गया, नहीं भाई ये तो मोदी जी के पास मिल के आ गया, इसलिए उस पर हमला नहीं करना है। तो आपकी आइडियोलॉजी मोदी जी हो गई है। अभी रिजर्वेशन पे देखिए, भागवत साहब जो है 15 में 19 में आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। किसी को बुरा लगता है तो लगे, मेरा विचार तो यही है। अभी आके 23 में वो कुछ और बोल रहे हैं कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, जब तक ये लोग चाहें तब तक होना चाहिए। हमने 2000 साल तक अत्याचार किया, ये भी एडमिट कर रहे हैं आप। तो वो मतलब कुल मिला के एक 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 कहीं ना कहीं जो है वो एक सिचुएशन ऐसी है जिसको हम देख रहे हैं, आप स्वीकार ना करें। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इन बातों का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ, वो लोग भी विरोध इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो इस आधार पर कर रहे हैं कि मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ। उनके लिए ये ज्यादा मैटर कर रहा है कि मैंने किसके पक्ष में बोला, किसके खिलाफ बोला। उनके लिए ये मैटर नहीं कर रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये दुर्भाग्य, मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि भाई आप जो है, आपका रोल क्या है? भारत के लोग, भारत के नागरिक किसी एक स्टार के फैन नहीं है, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं कि भाई कपिल देव ने चौका मार दिया, मैं तालियां बजाऊंगा। कपिल देव अगर नो बॉल फेंक के भी विकेट ले ले और एम्पायर गलत फैसला दे दे तब भी मैं ताली बजाऊंगा। आप वहां नहीं बैठे हो ना फैन वाली जगह पे, आप फैन की तरह बिहेव कर रहे हो। आपको सोशल मीडिया ने फैन बना दिया है, व्हाट्सएप ने फैन बना दिया है। आप तो वहां रेफरी हो, आपको ये देखना है कौन फाउल प्ले कर रहा है, कौन नियम तोड़ रहा है, उसको दंड देना है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो मोदी हो। और पत्रकारों की भी यही भूमिका है।
जी गिरिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया न्यूज नशा पर हमसे जुड़े, और आपका बहुत अच्छा इतनी लगा, सारी बातें चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।